यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी लैंग्वेज में रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम यूनिट 2 का रिवीजन करना चाह रहे हैं। तो यूनिट 2 एक्चुअली हमारे पास इसका नाम यही है ना, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में हमें किस किस टॉपिक पर बात करना है, इसको मैं पहले आपको क्लियर समझा देता हूँ, फिर हम लोग एक एक टॉपिक पर बात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक है। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसमें इसके बाद स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, फिर कंपाइलेशन प्रोसेस जिसके अंदर आता है ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, और हमें एक चीज पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसके बाद हमें इंटरप्रेटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे। तो इसको अगर मैं यहाँ से हटा के ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, ठीक है। तो इसी का पार्ट है, ये कंपाइलेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। तो इसको मैं और ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। तो दिस इज योर इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर के बाद कंपाइलेशन प्रोसेस हमें क्लियर हो जाएगी, और एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लिंकर लोडर की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हमें समझना है फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम, और इसके बाद हमारे पास क्या है, फ्लो चार्ट। तो यूनिट 2 में ये हमारे सब पॉइंट्स हैं। अब इस सब पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत पुरानी बात अब बताने जा रहा हूँ, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं। तो एक्चुअली में 1843 की बात है कि जहाँ पे चार्ल्स बाबेज, जिसने मैकेनिकल सर्च इंजन बनाया था, तो ये फर्स्ट कंप्यूटर यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग हुई थी वो इसी के ऊपर हुई थी, ठीक है। इसके बाद 1949 की बात करें हम, तो 1949 में असेंबली सबसे वाइडली यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1949 की बात करता हूँ। तो 1949 में असेंबली बिकम्स फर्स्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी। तो इसके द्वारा हम जो कर सकते हैं वो, मतलब मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के द्वारा हम उसे एग्जीक्यूट करते थे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेकंड जो एक्चुअल में 1843 में तो मशीन लैंग्वेज में ही काम हो रहा था, फिर 1949 में असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्रामिंग की जाती थी। और इसके बाद मैं बोलूँगा 1952 की बात है, जिसमें कि ऑटो कोड है ना, ये मोटिवेट हो गया था। ऑटो कोड, ठीक है ना, ऑटो कैड नहीं है, इट इज ए ऑटो कोड है, ठीक है ना। इट इज एक्चुअली यूर कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो दिस इज द ऑटो कोड बिकम्स फर्स्ट कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ से कंपाइलेशन का कंसेप्ट हमारे पास आया 1952 से, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर माना जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 1957 की बात है। तो 1957 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज का बर्थ हुआ, जिसका नाम है फोर्ट्रॉन, ठीक है। तो इट विल बी द यूर फोर्ट्रॉन है। तो फोर्ट्रॉन मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन।
और ये जो लैंग्वेज है वो एक्चुअली में साइंटिफिक लैंग्वेज और न्यूमेरिकल कंपटीशन के लिए बनाई गई थी। तो ये फोर्ट्रॉन लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज आज भी मानी जाती है। बहुत सारे पैकेजेस इसके द्वारा भी बनते हैं। 1964 ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी बाद में, जिसको हम BASIC बेसिक लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। और अगर इस बेसिक लैंग्वेज को हम एक एक कैरेक्टर के ऊपर बात करें तो इसका नाम होगा, बी से क्या हो सकता है, दैट इज बिगिनर्स ऑल, है ना, ए फॉर ऑल पर्पस, ठीक है, ऑल पर्पस। इसके बाद एस का मतलब हो जाता है दैट इज सिंबॉलिक, और आई का मतलब है इंस्ट्रक्शन, कोड, ठीक है, सी फॉर द कोड। तो इस पूरे बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड को शॉर्ट में हम बोलते हैं बेसिक लैंग्वेज। तो ये बहुत ही पॉपुलर हुई और इस लैंग्वेज पर बहुत सारे प्रोग्राम बने गए। और जब भी कोई लैंग्वेज सीखनी रहती है तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और इसमें बहुत सारे लॉजिक्स पहले सिखाए जाते थे। इसके बाद 1972 में सी लैंग्वेज का बर्थ हुआ और यहाँ से एक नया हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और एक्चुअली इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, है ना, तो सी एक्चुअली बिकम द शेप द फीचर ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा मतलब अध्याय जुड़ा हुआ था जिसके अंदर बहुत सारी चीजें एक के बाद एक डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी। अगर हम करेंट ट्रेंड की बात करें, ठीक है ना, अगर हम करेंट ट्रेंड की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ट्रेंड की बात करें, तो इस ट्रेंड के अंदर क्या क्या आ सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसके अंदर में हम बोल सकते हैं जैसे जावा लैंग्वेज है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट को भी ले सकते हैं हम, जावा स्क्रिप्ट आ सकती है, PHP आ सकता है, पाइथन आ सकते हैं। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एक माइलस्टोन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और अब हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस हैं। तो ये बहुत पावरफुल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेजेस अब हमारे हाथ में हैं, जिससे हम बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग हमारी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द यूर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसके जनरेशन से भी इवॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से जनरेशंस वाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पे एक्चुअली हिस्ट्री बनी। तो यहाँ पे मेरे पास जनरेशन 1 है, जनरेशन 2 है, जनरेशन 3 है, जनरेशन 4 है, जनरेशन 5 है और जनरेशन 6 है। तो हर जनरेशन में कुछ यूनिक डेवलपमेंट है, उस चीज को हमें आज समझना है, जिससे हम पूरी तरीके से अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन को समझ सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज जनरेशन के नाम से ये पॉपुलर है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जनरेशन 1 में मशीन लेवल प्रोग्रामिंग की जाती थी और जिसको आप ऊपर भी बता सकते हैं, ऊपर के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बताई हैं जो आपके ईयर्स के द्वारा है उसको यहाँ पर हम कोरिलेट कर सकते हैं। सेकेंड जनरेशन जिसको हम बोलते हैं उसका नाम है असेंबली लैंग्वेज। तो
यहाँ पे हमें कुछ इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन मिले जिस कारण से हम मशीन कोड को असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करने लगे। एक्चुअल में मशीन लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड होते थे वो 0-1 के फॉर्म में ही होते थे। सपोज मैंने कुछ यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, सपोज दिस इज ए 1 कोड, ठीक है। अब इस कोड को हम लोग केवल 0-1 के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग रिटन इन ए 0-1 फॉर्मेट, इसको बोलते हैं मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज में यही कोड का एक एब्रीवेशन बना, जैसे ऐड है ना, ऐड एडिशन के लिए बना, सब्ट्रैक्शन के लिए बना है ना, MUL मल्टीप्लिकेशन के लिए बना, देन STR स्टोर करने के लिए बना। इसी तरीके से बहुत सारे लोड करना है किसी चीज को तो हम लोड बोलते हैं। इस तरीके से जो एब्रीवेशन यूज होते हैं उसे असेंबली लैंग्वेज के कोड कहा जाता है और उसके द्वारा हम अपनी प्रोग्रामिंग को असेंबल कर सकते हैं। अब जनरेशन 3 की बात करें तो जनरेशन 3 में सबसे महत्वपूर्ण एक्चुअली जो मुद्दा बना हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वो बना इंडिपेंडेंट। प्रोग्राम को हम कैसे मशीन इंडिपेंडेंट बना सकें, ठीक है। जनरेशन 1 में मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज भी डिपेंडेंट ही थी, मशीन डिपेंडेंट थी। लेकिन जनरेशन 3 में मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्रिएट की गई। इसी को हम बोलते हैं, एक टेक्निकल वर्ड आ गया, पोर्टेबल लैंग्वेज। यानी आपकी जो लैंग्वेज है वो किसी एक कंप्यूटर में बनेगी और वो किसी दूसरे कंप्यूटर, तीसरे कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर में रन हो सकती है। तो ये हमारे लिए बहुत मुख्य बात थी कि हम किस तरीके से प्रोग्राम को इंडिपेंडेंट मशीन के द्वारा बना सके। तो इसे हम पोर्टेबल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फोकस किया गया था जनरेशन 3 में, जिसको हम बोल सकते हैं यूजर फ्रेंडली। हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत अधिक फ्रेंडली होना चाहिए। इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट बनी वो जनरेशन 3 में बनी, मोर फ्रॉम प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। तो ये जनरेशन 3 में ही एक्सरसाइज की गई थी। तो इसके अंदर में कौन कौन से प्रोग्राम्स आ सकते हैं जिसको हम मशीन इंडिपेंडेंट बोलते हैं, तो जैसे सी लैंग्वेज है ना, इसके बाद आ सकता है C++ लैंग्वेज भी इसी में आ सकता है। इसके बाद पास्कल लैंग्वेज है, फिर बेसिक लैंग्वेज है, फिर आपकी फोर्ट्रॉन है, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस आपकी क्या है, पोर्टेबल लैंग्वेजेस में गिनी जाती हैं। तो जनरेशन 3 में इनका बहुत अधिक इम्पोर्टेंस बना क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टू मशीन हो गई और बहुत ही प्रोग्रामर को फ्रेंडली इन्वायरमेंट देने लगे। जनरेशन 4 में एक्चुअली प्रोग्राम जो लैंग्वेज थी वो डेटाबेस मैनेजमेंट को सपोर्ट करती थी। तो ऐसी कोई लैंग्वेजेस जो डेटाबेस मैनेजमेंट को सपोर्ट करे उसको हम जनरेशन 4 में लिखते हैं। ऐसी लैंग्वेज जो कि हमारा रिपोर्ट को जनरेट करेगी, ठीक है। तो इस टाइप की लैंग्वेजेस को हमने जनरेशन 4 में रखा है, जिसमें हमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट किया जा सके। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जनरेशन 4 में रखा गया था, ठीक है। इसी तरीके से वेब डेवलपमेंट के लिए जो भी लैंग्वेजेस बनी गई उसको भी जनरेशन 4 में ही रखा गया, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे कुछ इस टाइप की लैंग्वेजेस जैसे कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस है, तो यहाँ पे हम लोग उसको जनरेशन 4 लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम जनरेशन 5 में। तो जनरेशन 5 में बेसिकली लैंग्वेजेस जो हैं वो फोकस करती थी कि हमें प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है।
इंस्टेड ऑफ हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि वो एल्गोरिथम के ऊपर क्या बन रही है, यानी हमारे पास में व्हाट का कंसेप्ट आ गया और रेदर देन द हाउ का कंसेप्ट। तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम लिखने, एल्गोरिथम लिखने के बजाय हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करा गया, जिसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी यहाँ पर उद्देश्य जनरेशन 5 में आने लगा। यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी भी हमने डेवलप कर ली। तो एआई टेक्नोलॉजी, एक तो ओओपी आ गई, इसके बाद एआई टेक्नोलॉजी भी आ गई। हमारा जो प्रॉब्लम है वो खुद ही अपने आप से सॉल्व भी होने लगा। तो ये जनरेशन 5 की बात है। जनरेशन 6 की बात हम करें तो जनरेशन 6 में टोटल फोकस जो था दैट इज बेस्ड ऑन विजुअल, ठीक है ना। यहाँ पे विजुअल डेवलपमेंट के ऊपर में हमें पूरा फोकस किया गया। तो ये हो गई पूरी 6 हमारी जनरेशन की स्टोरी और हिस्ट्री, इसको आपको एक एक करके समझना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इवोल्यूशन के कंसेप्ट में आता है, जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसी के द्वारा बनते हैं कि व्हाट आर टाइप ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउ वी कैन, how many generations programming language and the evolution of computer programming language। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम एक्चुअली 2 सेपरेट डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको एक बोल सकते हैं LLL यानी लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेजेस। और उसके बाद आ जाएगा HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो ये एक और फोकस डिवाइडेशन करने का एक हमारे पास में मतलब प्रिंसिपल है। तो लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास आ सकता है मशीन लैंग्वेज। हम मशीन लैंग्वेज को इसी के अंदर रखेंगे। तो मशीन लैंग्वेज इसी में आएगी। इसमें के बाद असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को भी हम लो लेवल लैंग्वेज में ही रखेंगे। लो लेवल का मतलब दैट इज मशीन डिपेंडेंट। तो यहाँ पर मशीन डिपेंडेंट की बात हो रही है। और हाई लेवल लैंग्वेज में मशीन इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज हो गया और ये लो लेवल लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ये अब क्लियर हो गया कि अगर आपको इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछेंगे तो आप इस तरीके से ईयर वाइज बता दीजिए। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनरेशन पूछा जाए तो वो जनरेशन वाइज बताइए। उसके बाद टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछेंगे तो इसको इस तरीके से समझाएंगे। क्लियर? तो अब मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के पास, ठीक है। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट इज, है ना, व्हाट इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप ये बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग नथिंग बट इट इज ए पैराडिग्म एम्ड एट improving the clarity, quality and development time of current program by making extensive use of structure control flow construction of the selection, that is if, then, else and the repetition, while and for, block structure and subroutine। तो ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के एक्चुअल में उद्देश्य कहलाता है। तो मैं सबसे पहले समझाने के लिए एक एक पॉइंट को लेता हूं। तो सबसे पहली बात है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स होती है, ठीक है। तो ये सबसे पहला वर्ड आपको पता होना चाहिए कि इट इज व्हाट, है ना। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है, इट इज द व्हाट, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स होती है। नाउ
एक्चुअली इट एम्स, ठीक है, इट एम्स एट व्हाट, यहाँ पे हमें एम्स बताना है, क्या क्या एम्स रहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करने से, क्या हमें फायदे हैं। तो यू कैन से कि इट विल इम्प्रूव, है ना, इट विल इम्प्रूव, और इम्प्रूविंग लिख देता हूं मैं, इम्प्रूविंग द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज द क्लियरिटी। अगर मैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में काम कर रहा हूं तो मेरा प्रोग्राम का जो क्लियरिटी है, समझने का जो उद्देश्य है, वो बहुत ही क्लियर रहेगा, किसी को भी कोई अनसर्टेन या फिर एम्बिग्यूटी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मैं आपकी क्लियरिटी रख रहा हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसका मतलब ये है कि मेरे प्रोग्राम की क्वालिटी एकदम से इम्प्रूव होने वाली है। और इस कारण से क्या होगा फायदा मुझे, कि मैं बहुत सारे प्रोग्राम को डेवलप कर सकता हूं, यानी डेवलपमेंट का इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पे बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट भी मेरा यहाँ पे बढ़ के आ सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हम जो यूज करते हैं स्ट्रक्चर कंट्रोल फ्लो को यूज करते हैं, हम यहाँ पर यूज करते हैं कंट्रोल फ्लो। यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक फ्लो होता है, जिसको हम कंट्रोल फ्लो के नाम से बात करते हैं। तो कंट्रोल फ्लो इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन ए अवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंट्रोल फ्लो एक्चुअली क्या है, इट विल कंस्ट्रक्ट, है ना, इट विल व्हाट कंस्ट्रक्ट, है ना, इट विल बी कंस्ट्रक्ट्स, व्हाट इट विल कंस्ट्रक्ट, इट विल कंस्ट्रक्ट ऑफ अवर सिलेक्शन। हमें अगर किसी चीज का सिलेक्शन करना है तो हम कंट्रोल फ्लो को यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट है, उसके बाद में एल्स स्टेटमेंट है ना, इस तरीके से हम, और हमारे पास में है स्विच स्टेटमेंट है। तो इस तरीके के कंट्रोल फ्लो को हम अपने सिलेक्शन टीम में ला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रहेगा एक और इम्पोर्टेंट टर्म दैट इज नोन एज ए रिपीटिशन, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय रिपीटिशन, रिपीटिशन मीन्स आपको किसी चीज को एक से ज्यादा बार रिपीट करना है, तो जिसको हम लूपिंग बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे सिलेक्शन को, इट इज नथिंग बट ब्रांच, BRANCHING, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो इट इज ए ब्रांचिंग स्टेटमेंट। रिपीटिशन का मतलब क्या है, लूपिंग, LOOPING, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का पूरा क्लियर आइडिया बन सकता है। तो लूपिंग कैसे बनाएंगे, लूपिंग बनाने के लिए हमारे पास व्हाइल लूप बनेगा, फिर डू व्हाइल लूप बन सकता है, इसके बाद फॉर लूप बन सकता है, ठीक है। तो याद रखें, इन सबको हम लोग बहुत अच्छे से आगे की क्लास में और एक बार रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट एग्जाम के लिए क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जिसको बोलते हैं ब्लॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ब्लॉक का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, हमें ब्लॉकिंग करना है, तो ब्लॉक के लिए वी विल यूज अवर कर्ली ब्रेसेस। तो एक स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस लेंगे और उसके बाद क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर जो भी हमने लिखा है वो हमारा यहाँ पे ब्लॉक के कंसेप्ट में आता है, दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है। तो ये इट इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का टूल बन के आता है जिसका नाम है सब फंक्शन, ठीक है। तो ये भी एक ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का ही पार्ट में आता है, इट इज नोन एज योर सब फंक्शन, और किसी लैंग्वेज में उसे सब रूटीन्स भी हम कह सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, क्योंकि हम सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो ये जरूर पूछेंगे
कि स्ट्रक्चर आपका सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले सी प्रोग्राम सबको लिखना आता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए हमें कुछ थ्योरी भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला ब्लॉक जो बनेगा उसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो इसमें हमको लिखना है कि ये प्रोग्राम किस उद्देश्य से बनाया है, ये कौन सी डेट को बनाया है, किस टीम ने बनाया है, इस प्रोग्राम को लिखने वाला ऑथर कौन है, डेवलपर कौन है, डिजाइनर कौन है। तो ये सारी चीजें हम लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। अब आता है ब्लॉक 2। अगर हम ब्लॉक 2 की बात करते हैं तो ब्लॉक 2 में हमें लिंक सेक्शन के नाम से इसे इसको कॉल करेंगे, लिंक सेक्शन, जिसमें हमको क्या करना है, हमें ये बताना है कि भाई कौन कौन सी इसमें एक्स्ट्रा फाइल लग रही हैं, जिसको हम हेडर फाइल्स बोल सकते हैं। कुछ रेडीमेड फाइल्स भी हो सकती हैं और कुछ यूजर डिफाइंड फाइल्स भी हो सकती है। तो उन सबको हम इसी ही ब्लॉक 2 में प्रिस्क्राइब्ड करेंगे। इसके बाद आता है ब्लॉक 3। तो ब्लॉक 3 का मतलब है कि हमें कोई इंपॉर्टेंट सिंबल को डिफाइन करना है कि ये जो सिंबल है, फॉर एग्जांपल पाई इज इक्वल टू 3.14। तो हमें यहाँ पे कोई सिंबल को डिफाइन करना या कुछ और माइक्रो डिफाइन करने, छोटे छोटे आपके फॉर्मूले को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए ये सेक्शन का नाम क्या बना, डेफिनेशन सेक्शन बन गया। ठीक है, और इसको हम लोग यूज करेंगे हैश सिंबल के द्वारा। लिंक को हम यूज करते हैं इंक्लूड के द्वारा। ठीक है, इसके बाद एक और सेक्शन आता है जिसमें हम अपने वेरिएबल को ग्लोबली बनाने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे ब्लॉक नंबर 4 हो गया और यहाँ पे हम बोलेंगे दैट इज नोन एज ए ग्लोबल, है ना, इट इज ए ग्लोबल डिक्लेरेशन। यानी यहाँ पे जो भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे वो सारे के सारे फंक्शन के लिए एलिजिबल और वैलिड हो सकते हैं। एक्चुअली प्रोग्रामिंग में 2 वेरिएबल होते हैं, वन इज द लोकल वेरिएबल एंड सेकंड इज द ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल होता है जो हर फंक्शन के लिए एलिजिबल होता है। जैसे आगे की प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आता है, तो उसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं प्राइवेट। तो प्राइवेट वेरिएबल्स, तो प्राइवेट इज ए लोकल वेरिएबल्स। पब्लिक वेरिएबल यानी ग्लोबल वेरिएबल, तो इनका नाम प्राइवेट पब्लिक धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नाम से भी उसमें हम यूज करते हैं। अब आता है ब्लॉक नंबर 5। तो भाई ब्लॉक नंबर 5 में क्या रहेगा, ब्लॉक नंबर 5 में हमें अपना मेन फंक्शन लिखना है। यहां से ही सारी चीजें हमारी एक्चुअली स्टार्ट होंगी और यहीं पर सारी चीजें एंड भी होंगी। तो जिसको हम मेन फंक्शन के नाम से कहते हैं, यहाँ पर हम जितने भी स्टेटमेंट हैं उसे मेन स्टेटमेंट के नाम से हम उसे लिखेंगे। अब लास्ट हमारे पास जो ब्लॉक आ रहा है उस ब्लॉक का नंबर होगा 6। अब इस 6 में क्या आएगा, 6 में आएगा सब प्रोग्राम। ठीक है, जो भी आप सब फंक्शन बना रहे हैं या आप यहाँ पर सब रूटीन बना रहे हैं जो कि मेन प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है, उसे हम बोलेंगे सब प्रोग्राम। तो ये ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 6 की एक एक करके डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब आप चाहें तो इसका एक एग्जाम्पल भी लिख के समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। सपोज ब्लॉक 1 की बात करते हैं, तो ब्लॉक 1 में क्या आ रहा है, हमें लिखना है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो ब्लॉक 1 में हम क्या लिखेंगे, चलिए मैं इसको पहले लिख देता हूँ फिर आपको बताऊंगा। सपोज मुझे ब्लॉक 1 में लिखना है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कमेंट बना लेता हूँ। ठीक है, कमेंट के अंदर जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट तो नहीं होगा। तो सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले, है ना, व्हाट वेलकम। तो ये मैंने प्रोग्राम का टास्क लिख दिया। अब किसने बनाया है, इट इज डेवलप्ड बाय, है ना, डेवलप्ड बाय
सपोज रामा, वन स्टूडेंट का नाम है रामा, उसने बनाया। ठीक है, तो ये हमने कौन सी डेट को बनाया है, डेटेड, सपोज मैं आज की डेट डाल देता हूँ, सपोज दैट इज द 20, तो 20 यूर लाइक ए दिसंबर एंड 2022। चलिए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, कमेंट बन गया। ठीक है, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अब लिंक सेक्शन की बात करते हैं, तो लिंक सेक्शन में देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक हेडर फाइल की जरूरत है मुझे, जिसका नाम है stdio.h की बात है, क्योंकि इसके अंदर मुझे आउटपुट फंक्शन यूज करना है। तो ये मेरा क्या कहलाया, लिंक सेक्शन कहलाएगा। उसके बाद हमें डेफिनेशन सेक्शन, तो यहाँ पर डेफिनेशन सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लोबल डिक्लेरेशन, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम मेन फंक्शन को डायरेक्ट लिखेंगे। अब तो यहाँ पे मैंने लिखा वॉइड मेन, और यहाँ पे मैं अब वॉइड मेन का ब्लॉक बनाऊंगा। तो ब्लॉक के अंदर मैं लिख देता हूँ सपोज प्रिंटफ, और इस प्रिंटफ के अंदर क्या लिखना है, हमें एक अपना वेलकम डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये एक सैंपल है कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं। अगर आपको यहाँ पर सब प्रोग्राम भी लिखना है तो उसको आप और आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल सब प्रोग्राम का भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए, मुझे एक तो वेलकम चाहिए, दूसरा मुझे सपोज किसी को नाम से वेलकम रामा करना है। ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, एक डिस्प्ले है ना, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है डिस्प्ले। अब इस डिस्प्ले को हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, अब इसको डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंटफ वेलकम, तो यहाँ पर लिख ही दिया है। अब वेलकम किसको करना है, तो वेलकम हमें करना है सपोज रामा को करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वेलकम रामा। ठीक है, तो ये मेरा सब फंक्शन हो गया। तो वेलकम तो मुझे मेन से मिल रहा है और डिस्प्ले से रामा मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डेफिनेशन सेक्शन में जाके डिफाइन करना पड़ेगा, इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई मैं इस फंक्शन को बाद में यूज करना चाहता हूँ। तो दिस इज नोन एज ए प्रोटोटाइप। तो ये मैंने यहाँ पर प्रोटोटाइप बना के इसे रख दिया है। तो ये बाद में यूज हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई ना, DIS डिस्प्ले। ठीक है, तो अब ठीक है ना, हाँ ओके। तो लेट वी विल अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ द वन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग सी। ठीक है भाई, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको अब समझ में आ गया है। अब मैं आपको बात करना चाहता हूँ व्हाट नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है इंटरप्रेटर। ठीक है भाई, तो इंटरप्रेटर का मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट ट्रांसलेटर, है ना। तो हमें अपने प्रोग्राम को रन करना है, तो ट्रांसलेटर, ठीक है ना। तो ट्रांसलेटर हम यहाँ यूज करेंगे, ट्रांसलेटर्स को यूज करेंगे। तो ट्रांसलेटर दो प्रकार के होते हैं, जो एक तो होता है इंटरप्रेटर, है ना, एक होता है इंटरप्रेटर और दूसरा होता है कंपाइलर। ठीक है, तो दो तरीके के आपके ट्रांसलेटर कंप्यूटर में अवेलेबल है। तो इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है। इन ट्रांसलेटर का काम क्या है, ट्रांसलेटर का काम है किसी भी सोर्स प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट करना, आपके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। ठीक है ना, तो ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका सोर्स प्रोग्राम है और सोर्स प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। या फिर मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि हाई लेवल प्रोग्राम है ना, दिस इज द हाई लेवल प्रोग्राम, और इसे मुझे कन्वर्ट करना है लो लेवल प्रोग्राम में। ठीक है, तो लो लेवल प्रोग्राम में मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ वो मेरे एक्चुअली ह्यूमन लैंग्वेज पर लिख रहे हैं, और हमें अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है मशीन की कोडिंग में। तो ये ट्रांसलेटर का काम है। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर का भी यूज हो सकता है, कंपाइलर का भी। तो सी लैंग्वेज में कंपाइलर को हम
ट्रांसलेटर में यूज करेंगे। तो कंपाइलर पूरी सोर्स कोड को एक साथ कंपाइल करेगा और अगर कोई गलती है तो उसे डिबग करने का आपको ऑप्शन देगा और या उसके बाद में वो रन कर देगा। ठीक है, तो अब मैं कंपाइलेशन और इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक एक लाइन को इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 की बात करते हैं। तो स्टेप 1 में यू हैव टू मेक ए सोर्स प्रोग्राम। तो हमें एक सोर्स प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो सोर्स प्रोग्राम का सपोज नाम है example1.c। तो ये आपका सोर्स प्रोग्राम का नाम है। ठीक है, आपने जो ऊपर का जो एक प्रोग्राम बनाया है जिसको आप बोल रहे हैं डिस्प्ले, तो ये जो आपने प्रोग्राम बनाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे आपको कहीं ना कहीं एक फाइल में सेव करना पड़ेगा। तो जो इस प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे सोर्स प्रोग्राम। इट इज एसपी, सोर्स प्रोग्राम में आ जाता है। ठीक है, अब ये सोर्स प्रोग्राम के बाद सेकंड काम क्या है कि इसे हमें कंपाइल करना है। तो हम जब इसे कंपाइल करेंगे तो हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो स्टेप 2 में हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट कोड, यानी आपने इसको कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद क्या मिला, ऑब्जेक्ट कोड मिला। अच्छा, यही सोर्स कोड है जो मैंने ऊपर में लिखा है, दिस इज द अवर सोर्स कोड। मेक सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम नथिंग बट इज ए योर सोर्स कोड, इट इज ए सोर्स कोड और इसी को हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, तो सोर्स कोड को ही हम सोर्स प्रोग्राम, तो ये जो सोर्स कोड लिखा है यहाँ पर भी आप देखिए, आपने जो कोड बनाए हैं ये सारे के सारे इंग्लिश कैरेक्टर और वर्ड से बने हुए हैं। तो हम इसको समझ सकते हैं, हम इसे रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर को देंगे तो कंप्यूटर इसे नहीं समझ पाएगा, उसे हमें मशीन कोड में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोग्राम को किसी फाइल में लिखना पड़ेगा और उसका नाम आ जाएगा example1.c। अब ऑब्जेक्ट कोड की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कोड में भी आपको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है example1.obj। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड बन गया आपका। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कोड के बाद क्या है, स्टेप 3। तो यहाँ पे ये बनेगा आपका एग्जीक्यूटेबल कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड वो मशीन के बराबर का होगा, वो ऑब्जेक्ट उसके लिए है जो मशीन में आपको रन करना है। ये जो एग्जीक्यूटेबल कोड है, ये एग्जीक्यूटेबल कोड को हम लेके आ जाएंगे तीसरे नंबर पे और यहाँ पे हमें इसे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो ये बन गया मेरा exe फाइल, तो एग्जीक्यूटेबल कोड बन गया। यही एग्जीक्यूटेबल जो कोड है ये अभी आपका क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब हम जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर विंडो में बना रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम विंडो में ही रन होगा, हमारा प्रोग्राम लाइनक्स यूनिक्स में रन नहीं होगा। तो ये चीज को आपको समझना है, एक होता है मशीन इंडिपेंडेंट और एक होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो मशीन इंडिपेंडेंट यानी आप जो मशीन में बना रहे हैं वो मशीन कोई भी हो सकती है उसे रन करने के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी किसी सॉफ्टवेयर में आप, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं लेकिन वो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रन हो सकता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड दिया है वो इसी कारण से दिया है कि आप कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज आपने विंडो है ना, तो ये विंडोज में आपने प्रोग्राम बनाया है या आपने लाइनक्स में बनाया है या आपने यूनिक्स में बनाया है या आपने मैक में बनाया है, तो इस तरीके से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस आर द ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एग्जीक्यूटेबल कोड आपको समझ में अब आ गया होगा। अब हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, S4 की बात करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर जब हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लिंकर की भी जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ेगी जरूरत, क्योंकि हमें कोई प्रोग्राम को लिंक करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम हमारे पास में क्या होंगे, अलग अलग
फाइल में रहते हैं उन सबको भी हमें लिंक करना पड़ता है, और लिंक हो जाने के बाद हमारा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाता है। तो मैं यहाँ पर लिंकर को ऊपर ले जाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिंक करना पड़ेगा, तो 1 भी कर देता हूँ मैं, यहाँ पे हर चीज को लिंक भी करना पड़ेगा। जैसे हेडर फाइल आप यूज करते हैं तो उस हेडर फाइल्स को हम लिंकर के द्वारा लिंक करेंगे। अब जब प्रोग्राम हमारा बन गया है, अब मुझे क्या करना है, उसे रन करना है। तो रन करने के लिए मुझे लोडर की जरूरत पड़ेगी। तो लोडर एक्चुअली प्रोग्राम को रन कर सकता है, लोड करेगा मशीन में और उसे हम रन कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपका कहला रहा है कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें कभी भी कुछ गलती होती है तो वो आपको समझ में आ जाएगी कहाँ पे हमें उसे सुधारना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड की, जिसको बोलते हैं हम एल्गोरिथम। भाई एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज नथिंग बट इट इज ए वन टास्क और इट इज ए वन स्टेप बाय स्टेप सम आपके पास एल्गोरिथम प्रोग्राम है। मतलब आपका एल्गोरिथम भी एक प्रोग्राम ही है, लेकिन ये प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेज में नहीं लिखा है। ये जो एल्गोरिथम है ये ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो सबसे पहली बात है कि ये जो इसमें हम इंस्ट्रक्शन बनाएंगे वो हमारी लैंग्वेज में होंगे, जो नॉन प्रोग्रामर है उनकी लैंग्वेज में होंगे। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि लेट वी हैव ए टास्क, ठीक है ना, लेट देयर इज ए टास्क, व्हाट टास्क? तो हमारे पास एक टास्क है। क्या टास्क है? हमारे पास टास्क है कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेलकम। वेलकम को मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो जब हम वेलकम को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम किस प्रकार का प्रोग्राम बनाएंगे? देखिए, तो हम बनाएंगे एल्गोरिथम देखिए कैसे बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप है और नथिंग बट, ज्यादा इसमें आप अपने माइंड को बहुत ज्यादा मतलब मत सोचिए कि बहुत कठिन है। ये बहुत सरल है, जो हम रोज अपनी घर में लिस्ट बनाते हैं ना कि आज सुबह से शाम क्या करना है। तो ये हमारे लिए, जैसे कोई आपके घर में फंक्शन होने वाला है, तो भाई सपोज एक शादी का फंक्शन है, तो आप कैसे करेंगे? इतने बजे ये काम होगा, इतने बजे ये काम होगा। तो हम एक इन्विटेशन भी लोगों को देते हैं। तो इट इज नथिंग बट एन एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम को ही डिनोट करता है। तो अब मैं इस चीज को टेक्निकल में बताने की कोशिश करता हूं। तो राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेलकम, ये मेरे पास में टास्क है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम इस टास्क को स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज ए फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, आप लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, राइट वेलकम। हम वेलकम को राइट रखेंगे, यानी कि इसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। राइट इज ए अवर वर्ड, आप इसको चाहे तो डिस्प्ले भी बोल सकते हैं, आप इसको तो प्रिंट भी बोल सकते हैं। तो जैसा भी आपको लगे यहाँ पर आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट काम है एंड प्रोग्राम। हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया, तो ये छोटा सा क्या कहलाया, मेरा एल्गोरिथम कहलाया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। दैट सपोज माई वन मोर टास्क इज देयर। अब वो टास्क क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड, है ना, 2 नंबर, ये 2 नंबर को मुझे ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 नंबर को ऐड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो लेट अवर फॉर्मूला C इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। अब इसमें हमें इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहला स्टेप लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, इट इज ए यूर इनपुट, है ना। यहाँ पर आप इनपुट रख सकते हैं, रीड वर्ड रख सकते हैं, एक्सेप्ट वर्ड रख सकते हैं, जो आप चाहें उसको यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो पहला क्या है, रीड ए एंड रीड बी। तो हमने ए और बी को रीड कर लिया या इनपुट कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट।
तो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट व्हाट, c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो ये हमें एडिशन करना है। और चौथा स्टेप क्या बनेगा, चौथा स्टेप हमारा राइट हो सकता है, इट इज ए राइट, ठीक है। तो हमारा आउटपुट, हाँ एक आउटपुट वर्ड भी हम यूज करते हैं, तो आप आउटपुट भी ले सकते हो। इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। तो इनपुट हो गया, या उसको रीड बोल दीजिए, आउटपुट को आप उसे राइट बोल दीजिए। तो क्या राइट करना है आपको, सी को राइट करना है, ठीक है। अब आखिरी क्या स्टेप बचा, केवल आपका बचा एंड प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम जो एल्गोरिथम लिख रहे हैं उसे आपको समझ के लिखना है, और बस इतनी सी बात को आपको बस ध्यान में रख के करना। कर लोगे ना भाई? अच्छा भाई लिखा, चलो चैट बॉक्स में लिखा कर लेंगे, ठीक है कर लेना है ना। तो लेट दिस इज द योर एल्गोरिथम। अब क्या आएगा मेरा लास्ट टॉपिक, क्या है भाई, लास्ट टॉपिक है मेरा फ्लो चार्ट, ठीक है। अब फ्लो चार्ट क्या होता है, देखिए एल्गोरिथम तो आपने बना दिया, तो एल्गोरिथम जो आपने बनाया ये है आपका टेक्स्ट मोड, है ना, इसको बोलेंगे हम टेक्स्ट मोड। यानी आपने जो भी लिखा है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा है, इसलिए इसको टेक्स्ट मोड बोलते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट को हम क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट का नाम आता है हमारे पास, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर ग्राफिकल मोड। ये आपका ग्राफिकल मोड हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ग्राफिक्स लिख रहे हैं, इट इज ए यूर ग्राफिकल मोड, यानी आप कोई सिंबल के द्वारा बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे मुझे जो भी कुछ करना है, चाहे मुझे यहाँ पर रीड करना है, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सर्कल को सिंबल बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से मुझे सपोज करिए रीड नहीं सॉरी स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए मुझे इसमें सर्कल बनाना। चलिए मैं आपको सिंबल से ही बताता हूँ, जिससे आपको बहुत जल्दी से समझ में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सिंबल से बताता हूँ। देखिए मैंने बना के रखा है आपके लिए पहले से। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम देख रहे हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सर्कल। आपको ये इस तरीके का सिंबल जो दिख रहा है, इट इज नोन एज ए ओवल शेप, ओवल शेप दिख रहा है। आप सर्कल भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये ओवल शेप जो है वो स्टार्ट और एंड के लिए यूज होता है। अगर एग्जाम में आएगा कि कौन कौन से सिंबल हमें फ्लो चार्ट में यूज होते हैं, तो आप सबसे पहले बोलोगे ओवल शेप होता है, जिसमें हम स्टार्ट और एंड करते हैं। उसके बाद इनपुट और आउटपुट हमें करना है, तो ये पैरेललोग्राम हम यूज करेंगे। उसके बाद हमें कोई प्रोसेस करना है, कैलकुलेट करना है, तो हम इसे रेक्टेंगल बात करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें कभी डिसीजन लेना है ब्रांचिंग में, लूपिंग में, तो हम यहाँ पे डायमंड साइन को यूज करेंगे। और इन सब सिंबल्स को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो हमें एरो सिंबल की जरूरत पड़ेगी, जो हमें बताएगा कि हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, कि राइट टू लेफ्ट, या अप टू डाउन, या डाउन टू अप जाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 सिंबल हैं, जिसे आपको बहुत ध्यान में रख के ही काम करना है। अब देखिए मैं जो आपको लॉजिक बताया था, ठीक है, आपको मैंने लॉजिक जो बताई है उसको ध्यान से देखिए आपने। तो यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक बताई है कि किस प्रकार से प्रोग्राम को वेलकम डिस्प्ले करेंगे, किस प्रकार के प्रोग्राम का हम एडिशन करेंगे। अब इन दोनों चीजों को फ्लो चार्ट में भी मैं आप समझा देता हूं, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए तो सबसे पहले मेरे पास में है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेलकम। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट लिया है, इसके बाद आउटपुट किया है वेलकम, और बाद में मैंने स्टार्ट लिख दिया, गलती हो गई, इट इज नोन एज एंड। तो यहाँ पर एंड लिखना है। तो ये छोटा सा मेरा फ्लो चार्ट बन गया है, केवल एक लाइन का है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिख दिया है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से ही बात करेंगे कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेलकम। तो ये पहला केस है जहां पर हम वेलकम प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं। अब दूसरा एक और मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, जो हमें 2 नंबर को ऐड करना है। तो राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया है, पहले 2 नंबर को रीड किया है। अब इस रीड हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर कैलकुलेट सी को किया है, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। इसके बाद हमने राइट सी किया है, जिससे कि हमारा आंसर यहाँ पर
दिखने लगे। और फिर से मैंने गलती किया है, इसको मैं सुधारना चाहता हूँ, एंड, तो ये एंड लिख देंगे। तो इस तरीके से हम अपने एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। हम कौन सा बना रहे हैं, हम इस तरीके के सिंबल को यूज कर रहे हैं, तो इसे आप कभी भी मत भूलिएगा, ये याद रख के ही फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, अब हमें लास्ट काम करना है। अब हमें यहाँ पर लास्ट काम क्या करना है, हमें अब प्रोग्रामिंग लिखनी है, राइट ए प्रोग्राम। अब हम लिखेंगे राइट सी कोड, है ना। अब हमें लास्ट में क्या करना है, हमें 2 प्रोग्राम को लिख के समझाना है कि कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमको यूज करना है, मैं कौन सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, देखिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ यही वाला। तो टास्क मैं यहाँ से लेके आता हूँ, कॉपी पेस्ट करूंगा। टास्क क्या है मेरे पास, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेलकम है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर इस टास्क को ले लेता हूँ, दिस इज माई टास्क। ठीक है, तो दिस इज माई टास्क 1, तो ये मेरा टास्क 1। ठीक है, इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, include what stdio.h। तो इस तरीके से पहला हेडर फाइल बनाएंगे और मेन फंक्शन बना लीजिए। और मेन फंक्शन में हमें क्या लिखना है, केवल और केवल हमें लिखना है यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट। और आउटपुट स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में होता है प्रिंट एफ। ठीक है, तो प्रिंट एफ लिखेंगे, पैरेंथेसिस बनाएंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे वेलकम, और यहाँ पे सेमीकोलन देना नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये सेमीकोलन है। अब इसके बाद हमें इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, ये ब्लॉक मेरा बन गया है, इसे मैं क्लोज करूंगा। तो ये मेरा सोर्स कोड बन गया है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें केवल कंपाइलर के द्वारा रन करना है। ठीक है, तो ये टास्क मैंने गलत लिखा था, सही कर दिया। ओके, तो दिस इज द यूर टास्क 1। अब टास्क 2 ले लेते हैं भाई, है ना, टास्क 2 को भी लेके समझ लेते हैं। तो हमारा आज का रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया है। मुझे यकीन है कि आप इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, और जो चीज नहीं आती है आप मुझे बोल सकते हैं। तो मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ, तो दिस इज info@curiousinfotech। ठीक है, solutions.com। तो आप यहाँ पर अपना मैसेज डाल सकते हैं, और उसमें आप जरूर अपना नाम लिखिएगा, और हो सके तो आप अपना मोबाइल नंबर भी लिखिएगा। अगर कभी जरूरत पड़े तो मोबाइल नंबर से भी हम लोग आपकी बात करेंगे। ईमेल आईडी तो आप डालेंगे तो उसी में आपकी ईमेल आईडी भी आ जाएगी। और आपको जो भी डिफिकल्टी है, जो आपका प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप अपनी वर्डिंग में लिखिए इसको, बस इतनी सी बात है। अगर आप इतना सा काम कर सकते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो ओके, तो लेट वी हैव ए टास्क 2। तो टास्क 2 में क्या कर रहे हैं, इंक्लूड यहाँ लिखेंगे stdio.h, है ना। तो मैं आपको जो प्रोग्रामिंग दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो सी लैंग्वेज है। आप चाहें तो मेरे साथ C++ भी सीख सकते हैं, जावा भी सीख सकते हैं, और हम चाहें तो PHP भी सीख सकते हैं। वेब टेक्नोलॉजी की बहुत सारी बातें बहुत हम कर सकते हैं। तो इन सब को अगर आप अच्छे से एक एक करके समझेंगे तो आपको प्लेसमेंट में भी बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ 2 नंबर बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट से बनाना सिखाया है आपको। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ब्लॉक बना लिया है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूँगा, A, B और C। इसके बाद में हम चाहें तो यहाँ पर कोई वैल्यू को कांस्टेंट भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ 5 लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब क्या करना है, C = A + B, बस इतना सा करना है। तो आपका यहाँ पर C की वैल्यू कितनी मिलेगी, 11 मिलेगी। अब इस 11 वैल्यू को हमें आउटपुट में लाना है। तो यहाँ पे हमने वेलकम लिया था ऊपर में, तो ये मेरा कांस्टेंट था, है ना। जब भी प्रोग्राम रन करोगे, एक बार, 2 बार, 1000 बार भी
10,000 बार भी तो आपको वेलकम ही मिलेगा, ये चेंज नहीं होगा। इट इज स्टैटिक कंसेप्ट, इट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पे मैं अगर आउटपुट लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 11 मिलना चाहिए। तो 11 कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा और आइडिया लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग में %d लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम c लिखेंगे। और इसके बाद अब इस प्रोग्राम को अगर आप रन करते हैं तो यहाँ पे आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। लेकिन याद रखें, अगर इसको भी आप कितने बार भी रन करें आपको 11 ही मिलेगा। हम इसे डायनेमिक प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखिए डायनेमिक प्रोग्राम बनाने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमको ये वैल्यू यहाँ पर नहीं देनी है, ठीक है। हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो मुझे इनपुट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम है scanf, ठीक है। यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू को फॉर्मेटेड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। तो दैट इज %d चाहते हैं, %d। तो मैं d को क्यों यूज करता हूँ, d को यूज करता हूँ क्योंकि मेरे पास जो इनपुट और आउटपुट होने वाला है वो किस नंबर में है, होल नंबर में है। होल नंबर का मतलब इंटीजर नंबर पे है। अब मुझे यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर का भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे फर्स्ट टाइम इनपुट ले रहा हूँ तो उसे एड्रेसिंग करनी पड़ेगी कि वो कहाँ पर जाके सेव होता है। तो दिस इज द एड्रेस ए एंड दिस इज द एड्रेस बी। अब इस प्रोग्राम को आप जितने बार भी रन करोगे हर बार ये 2 इनपुट डिमांड करेगा। वो इनपुट कुछ भी हो सकता है और आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। सपोज मैं कोई एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्या आपको इनपुट करना है। तो इनपुट के लिए सपोज करिए मैंने 10 और 20 डाला और इंटर प्रेस किया। तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा मेरे को यहाँ पर 30 मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट केस। अब सपोज करिए मैंने इनपुट कर दिया -5 और दूसरा मैंने इनपुट कर दिया +2, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -3। तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि इस तरीके के आपके वैल्यू को इनपुट और आउटपुट हमें करना है, ठीक है। तो तभी आपका मिलेगा। अब यहाँ से गलती से भी आप क्या है 2.5 मत डालिएगा, 2.5, 3.5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर ही रखा है। तो यहाँ पे हमारा एरर आ सकता है और एरर आना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लोट नहीं लिया है। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट ले लेता हूँ, ठीक है, तो फ्लोट वाला प्रोग्राम में क्या करना है, केवल आपको चेंज करना है इस प्रोग्राम को, है ना। इस प्रोग्राम को क्या करिए आप यहाँ पे फ्लोट बना दीजिए, ठीक है। तो ये फ्लोट बन गया यहाँ पे, तो फ्लोट नंबर आ गया। और डी के जगह क्या कर दीजिए f, इसके जगह भी f, आउटपुट में भी आप f कर दीजिए। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तो 2.5 डाल सकता हूँ और सपोज करिए कि मैं यहाँ पर डालता हूँ 2.4, ठीक है। तो मैंने दोनों डाले हैं फ्लोट नंबर, अप्रॉक्स नंबर, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 4.9, ठीक है। तो 4.9 यहाँ पर मिलना चाहिए। 4 यानी 2, 5 एंड 4 यानी 9, इतना मिलना चाहिए। अब सपोज करिए कि यहाँ पे मैं इंटीजर डालूंगा तो क्या मैं डाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल आप डाल सकते हैं। अगर आपको इंटीजर डालना है तो आप चाहें तो उसको थोड़ा फ्लोट बना के डालिए, 10.0 कर दीजिए, 20.0 कर दीजिए। अब आपको मिला 30.0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर चीज को समझना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज हमने यूनिट 2 को बहुत अच्छे से समझा है और आगे की भी क्लास में हम दूसरे यूनिट को रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगर आपको कभी भी कहीं पर जरूरत पड़ती है हम लोग को, तो आप इस ईमेल आईडी पर बात करें या फिर हमारे पास जो साइट है हमारा, दैट इज www.QES-Info-Tech-Solutions पर आप जाके अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। So at the last, thank you, all the best.